हे एवरीवन, इट्स आई सुप्रिया। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बायो के लॉन्ग आंसर को, जो कि इंपॉर्टेंट डायग्राम को देखेंगे और उसके बाद इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, वो सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं मानव पाचन तंत्र को, जो कि 7 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए बिना लेट किए आज की हम इंटरेस्टिंग धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमारा पहला क्या है? पहले हमारा है मानव ह्यूमन डाइजेस्टिक सिस्टम। अब ये डाइजेस्टिक सिस्टम क्या होता है भाई? पाचन क्या होता है? जो कोई भी बड़ी से बड़ी चीज हो उसको छोटी से छोटी चीज में कुतरना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब ये नहीं कोई भी चीज, खाद्य पदार्थ वाली जितनी भी चीजें रहेंगी में जटिल जो हमारे कॉम्प्लेक्स आइटम रहेंगे उसको छोटे से छोटे टुकड़ों में ही चबाना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बड़े जटिल अणुओं को, जो कॉम्प्लेक्स आइटम रहते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब भाई ये तो पता चल गया कि पाचन क्या होता है। अब पाचन कितने तरह का होता है ये भी तो जानना है ना। तो पाचन हमारा क्या होता है? 2 तरह का होता है। टाइप ऑफ जो है डाइजेस्टिक सिस्टम इज अ 2 टाइप ऑफ डाइजेस्टिक सिस्टम। फर्स्ट हमारा रहेगा फिजिकली एंड सेकंड हमारा रहेगा केमिकली। फर्स्ट हमारा रहेगा भौतिक और दूसरा हमारा रहेगा रासायनिक। अब भौतिक क्यों? अगर जैसे हमने रोटी खाया, अब रोटी के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं रोटी में, तो कार्बोहाइड्रेट अलग, प्रोटीन अलग एंड रोटी के जो टुकड़े रहते हैं वो अलग। तो ऐसी सारी चीजें हमारी फिजिकली हो गई, भौतिक रूप से हो गया, ठीक है। अब केमिकली क्या? जो हमारे मुख में लार हो गए, लार में जो एंजाइम पाए जाएंगे, टॉयलिन एंजाइम पाया जाएगा, वो उसको अच्छे से मिक्स करेगा, उसके बाद उसको गलाने का काम करेगा। ये हमारा केमिकली हो गया, हमारा डाइजेस्टिंग। और ये हो गया भौतिक। जो भी आपको जो है एकदम अच्छे से तोड़ फोड़ दे वो हमारा फिजिकली हो गया, और जो उसको लुगदी बना दे वो हमारे क्या हो गया? केमिकली। तो हमारा जो डाइजेस्टिक सिस्टम है वो 2 तरह का है, एक फिजिकली है, एक केमिकली है। अब हमारा डाइजेस्ट क्या है? बड़े जटिल अणुओं को छोटे से छोटे अणुओं में ही बांटना क्या कहलाता है? डाइजेस्ट कहलाता है। आइए अब हम देखते हैं, डाइजेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं कि उनमें कैसे कैसे लोगों की भूमिका है। जैसे क्या हुआ, हम अपने घर पे हैं, ठीक है, तो हमें यहां से कहीं बड़े जगह जाना है, कहीं हमें जाना है। जैसे हमें क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमको लखनऊ जाना है या फिर दिल्ली जाना है, कानपुर जाना है, कहीं भी जाना है, तो हम पहले अपने घर से स्टार्ट करेंगे, अपने घर से स्टार्ट करेंगे। अब यहां से जब स्टार्ट कर दिए चलना, तो जितने भी मार्केट्स पड़ेंगे, जितने भी हमारे विलेज पड़ेंगे या फिर जितने भी हमारे सिटीज पड़ेंगे, सारे का नाम देखेंगे। हाँ, यहाँ से होते हुए जा रहे, फैजाबाद गए, दिल्ली गए, लखनऊ गए, वहां से यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, इस गांव में पहुंचे, इस शहर में। तो उसी तरह हमारे कुछ भोजन की यात्रा रहेगी। अब हमारे भोजन की यात्रा है, कहां से कहां जाती है, कहां से कहां पे अलग हो जाता है, ये सारी चीजें हम बिल्कुल कहानी की तरह आज के इस वीडियो में समझ जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। देखिए यहां पे हमारा आहार नाल है। पहले सबसे पहले आहार नाल। अब मैंने इसको आहार नाल क्यों कहा? अब जैसे आहार में जो हमारा खाद्य पदार्थ भोजन रहेगा, नाल में जाना। अब आहार नाल मुख से लेकर गुदा द्वार तक की जितनी भी यात्राएं रहेंगी, जैसे हमें यहां से लखनऊ जाना है, इतना हमको पता है कि हमें अपने घर से लखनऊ तक जाना है। अब यहां से जाने में जितने भी सिटीज, विलेज, पोस्ट कुछ भी आए, वो सारी चीजें उसमें कवर होती रहेंगी। और यहां से जाना है हमें कहां तक? लखनऊ तक। तो वैसे हमें भोजन को मुख से कहां तक जाना है? गुदा द्वार तक जाना है। अब उसके बीच में जितने भी हमारे विलेज, सिटीज पड़ेंगी, उन सारी चीजों को हम जानते रहेंगे कि कहां पर क्या पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है। तो यही देखेंगे हमारा आहार नाल क्या है भाई? मुख से लेकर गुदा द्वार तक की जितनी भी यात्राएं होती हैं वो आहार नाल के अंतर्गत होती हैं। जैसे हमारा यहाँ मुख से स्टार्ट हुआ भाई, माउथ से स्टार्ट हुआ भैया, अब यहाँ गुदा द्वार तक, ये नेक्स्ट पूरा आखिरी तक ये पहुंचा। तो ठीक इसी तरह कुछ हमारे भोजन की यात्रा रहेगी। अब हमारे आहार नाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री। तो ये तो समझ में आ गया। अब आहार नाल मुख्यतः 6 भाग होते हैं। यहां से हमें जाना है लखनऊ, तो वहां पे 6 सिटी पड़ सकती हैं, 5 सिटी पड़ सकती हैं, 2 सिटी पड़ सकती हैं। लेकिन हमें जो ये वाले लखनऊ जाना है, यहाँ पे 6 सिटी पड़ेंगी और 6 सिटी के नाम हमको पता रहने चाहिए। क्या है? सबसे पहला हमारा मुख है, माउथ है, ग्रास नली है, उसके बाद हमारा अमाशय है, स्टमक है, छोटी आंत है,
है, बड़ी आंत है, और नेक्स्ट में हम पहुंच गए लखनऊ, मीन्स कहाँ, गुदाद्वार पे पहुंच गए। तो घर से स्टार्ट हुए, गुदाद्वार पहुंच गए। ये सारी सिटीज बीच में पड़ रही हैं और हमें इन लोगों को पता करना है कि कहां पे है, इनका लोकेशन पता करना है। अब हम मुख की बात सबसे पहले करेंगे, तो उसके लिए तो हमें इसको करना पड़ेगा रफ, और इसको करते हैं रफ, उसके बाद मुख को अच्छे से हम समझते हैं। तो चलिए भाई, अब सबसे पहले पार्ट हम मुख को देखते हैं कि यहां से हमारा स्टार्ट हुआ। ठीक है, क्या स्टार्ट हुआ? मुख स्टार्ट हुआ। अब भाई हमने मुंह में जो है किसी भी चीज को डाला, ठीक है। अब जब वो अंदर गया तो हमारे पहरेदार खड़े हैं। जैसे अंदर गया, पहरेदार खड़े हैं। अब पहरेदार खड़े हैं कि भाई दांत है, तो दांत हमारा पहरेदार हुआ ना, दांत हुआ, जीभ हुआ, लार ग्रंथि हुआ। उन्होंने क्या कहा कि पहले भाई अपना टिकट दिखाओ, उसके बाद अंदर जाने का आपको मिलेगा। तो हम पहले दांत के पास गए। अब भाई जब दांत के पास गए तो दांत हमारे 4 तरह के सैनिक दिखाई दिए, कोई मोटा, तगड़ा, छोटा, बड़ा दिखाई दिया वहां पे। तो ये मुख हो गया हमारा। अब मुख से हमारा दांत में गया, तो दांत हमारा क्या काम करता है? आखिर दांत हमारा काम क्या करता है? वो किसी भी भोजन को जो है चबाता है। अब भाई कोई भी रहेगा, जैसे राजा है, हमने गया तो वहां का कोई मालिक होता होगा ना, तो वो पहले क्या करेगा, किसी भी चीज को आप मुंह में डालेंगे तो जो दांत रहेगा वो चबा चबा के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, अब इनके साथ भी कुछ सैनिक हैं, इतना पता है वहां की राजा का नाम ये है भाई। अब इनके सैनिक जो है, इनके बारे में बताओ। तो दांत हमारा क्या काम करता है, पहले इसको समझिए। दांत हमारा करता है चबाने का काम। अब भाई किसको चबाने का काम? क्या ईंटा पत्थर को चबा लेता है? अरे नहीं, खाद्य पदार्थों को चबाता है भाई। कहां बॉडी में कहां ईंटा पत्थर आ जाएगा। अब ये चबाता है भाई। 4 लोग हैं इनके भूमिका निभाने वाले। अब 4 लोग कौन है, फटाफट से बता दीजिए। 4 लोग कुछ नहीं है। एक हमारा है रदनक है भाई, एक रदनक है, सेकंड हमारा कृंतक है, समझिएगा। पहला रदनक है, दूसरा कृंतक है, तीसरा है हमारा अग्रचवर्णक है, अग्रचवर्णक है, और चौथा हमारा है चवर्णक है। चौथा क्या है भाई? चवर्णक है। ये 4 सैनिक हैं भाई। जब हम कुछ भी भोजन डालेंगे तो सबसे पहले ये जो रदनक है ये चीड़ फाड़ करेगा, आ जा भाई लड़ ले, चीड़ फाड़ करेगा। ये दोनों चबाने का काम करेंगे और ये दोनों अच्छे से मिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। दांत हमारा क्या काम करता है? चबाने का काम करता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन से होते हैं भाई? रदनक, कृंतक, अग्रचवर्णक एंड चवर्णक। ठीक है, अब नेक्स्ट है, उसके बाद हमारा आता है जीभ। टंग के बात आती है, जिसके बिना हम बोल नहीं सकते हैं, जिसके बिना हम किसी स्वाद को नहीं ले सकते हैं। उसकी बारी आई, किसकी बारी आई? जीभ की बारी आई। तो जीभ हमारा क्या करता है? सिंपल सा भाषा है भाई। जीभ जो हमारा है हमको क्या करता है भाई? स्वाद देता है किसी भी चीज को। कि भाई जैसे हमने चाउमीन खा लिया, टिकिया खा लिया, तो उसका स्वाद हमको देगा ना कि कैसे है भाई। भोजन खा लिया, सब्जी चावल दाल खा लिया, तभी तो हम जान पाते हैं हाँ ये दाल है, हाँ ये सब्जी है। तो ये सारी चीजें हैं कि ये क्या बताता है? स्वाद बताता है हमको सारी चीजें। ठीक है, अब उसके बाद हम थर्ड पे आते हैं, लार ग्रंथि। ये सब मुख के अंतर्गत आ रहा है। अब लार ग्रंथि हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक सिटी में हमारे 3-4 गांव पड़ गए, तो उसी तरह हमारे एक सिटी मुंह है और इनकी सामने ये 3 गांव पड़ गए। अब तीनों गांव में कौन से राजा हैं, कौन से लोग हैं, ये सारी चीजें हम जानते हैं। अब इसमें क्या हुआ? दांत आएगा, दांत चबाने का काम करता है। जीभ क्या करता है? स्वाद लेता है, ये तो पता है। अब लार ग्रंथि क्या होती है? लार ग्रंथि में पूछा को जाता है क्वेश्चन कि लार ग्रंथि में कौन सा रस पाया जाता है? तो सिंपल है, लार ग्रंथि में भाई लार ही रस पाया जाता होगा। ठीक है, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक एंजाइम पाया जाता है, और इसके एंजाइम का भैया नाम है टॉयलिन नामक एंजाइम है। टॉयलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में कोई पूछ ले मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो सिंपल टॉयलिन नामक एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। मानव पाचन तंत्र किसे कहते हैं? जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बांटना ही मानव पाचन तंत्र कहलाता है। अब भाई यहां जब इसको हमने समझा तो आहार नाल आया, तो मुख से लेकर गुदाद्वार तक की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं आहार नाल के अंतर्गत होती हैं। अब आहार नाल के भाई 6 प्रमुख नाम, 6 प्रमुख हैं देश है भाई। क्या है हमारा? मुख है, ग्रासनली है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, गुदाद्वार है। ये तो समझ लिया। अब मुख को पहले समझा तो मुख में क्या होता है भाई? मुख में हमारे 3 पहरेदार हैं, दांत है हमारा और जीभ है, लार ग्रंथि है। तो दांत को मैंने देखा, दांत क्या करता है? भोजन को कुतरता है, चबाता है। 4 प्रकार के हैं हमारे, रदनक, कृंतक, अग्रचवर्णक, चवर्णक हो गए। जीभ क्या करता है भाई? स्वाद लेता है। उसके बाद हमारा क्या है भाई? लार ग्रंथि आया। लार ग्रंथि में लार नामक एंजाइम
लार पाया जाता है, रस पाया जाता है, और इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टॉयलिन नामक एंजाइम है। ये समझ में आ गया? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहीं पर एक फार्मूला बनता है, फार्मूला बनता है, क्या बनता है भाई? फार्मूला बनता है। कौन सा फार्मूला बनता है? फार्मूला यूं बनता है कि भाई यहाँ पे नीचे जबड़े में ऊपर जबड़े में उपस्थित आधे भाग में दांतों की संख्या बटे नीचे जबड़े में उपस्थित आधे भागों में दांतों की संरचना, ये हमारा है दंत सूत्र। भैया याद कर लो, छोटे बड़े कभी भी पूछा जा सकता है, और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन चल रहे हैं। मानो पाचन तंत्र को सचित्र चित्रण करके हमको समझाना है ना भाई, तो वही हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? ऊपर जबड़े में उपस्थित आधे भागों में दांतों की संख्या बटे नीचे जबड़े में उपस्थित आधे भागों में दांतों की संरचना। जी हाँ फ्रेंड्स, आई होप आप लोग एकदम अच्छे से समझ रहे होंगे। तो ये तो हम समझ गए। अब भाई इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? हमने तो भाई गया, घर से निकले, एक सिटी में गए, वहां पे चाय नाश्ता किया, वहां के लोगों से मिले, राजा से मिले, बॉडीगार्ड से मिले, सारी चीजें से अब हमारी यात्रा फिर चालू हो गई। अब हमारी यात्रा चालू हुई तो कहां पहुंची? ग्रास नली के पास पहुंची। तो इसको मिटाएंगे तभी तो लिखेंगे ना भाई कहां है ग्रास नली और क्या होती है ग्रास नली। तो इसको करते हैं रफ, बढ़ते हैं आगे। तो चलिए भाई अब हम सेकंड देखते हैं, ग्रास नली। अब हमारा ग्रास नली का क्या कार्य है? तो ग्रास नली का कार्य है भोजन को मुख से अमाशय तक ले जाने का कार्य हमारी क्या करती है? ग्रास नली करती है। ग्रास नली कैसे करती है? जैसे हमने भोजन को मुख में रखा, मुख के बारे में सारी चीजें पढ़ ली। अब यहां से भोजन को ये देखिए जो ले जा रही है, अब हमारा भोजन यहीं से तो जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो किस नली के द्वारा जा रहा है? ग्रास नली के द्वारा जा रहा है। और कहां जा रहा है भैया? अमाशय में जा रहा है। तो हमारा ग्रास नली भोजन को मुख से लेकर अमाशय तक ले जाती है। अब यहाँ पे अमाशय तक तो हम पहुंच गए भाई, तगड़े में अमाशय तक पहुंच गए। अब जब अमाशय तक पहुंचे तो यहाँ पे पाई जाती है एक जठर ग्रंथि पाई जाती है। अब जठर ग्रंथि जब पाई जाती है तो जठर ग्रंथि में जठर रस का स्रावण होता है। जठर ग्रंथि में क्या होता है? जठर रस का स्रावण होता है, और वो 3 तरीकों से होता है। एक तो हमारा पेप्सिन से होता है, एक HCl से होता है, एक श्लेष्मा से होता है। अब पेप्सिन में पाया जाता है एंजाइम। अब जो भाई ये एंजाइम होता है ये क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। ये जो क्या करता है? प्रोटीन को हमारा पचाता है। कौन पचाता है? एंजाइम ये पचाता है, ठीक है। और जो हमारा ये HCl होता है ये तो आपको पता है, ये सिंपल भाषा में जाने तो तेजाब। अब जैसे हमारा भाई ये हुआ स्टमक हुआ, ठीक है, ये हमारा स्टमक हुआ। अब इसके अंतःस्रावी यहाँ पे, अब भाई कोई भी अभी जैसे आप तेजाब ऐसे ही छू देते हैं तो जल जाते हैं, तो हमारे जो ये पेट में होता है, हमारे जो स्टमक जो अमाशय में होता है, तो इसको मतलब कौन रक्षा करता है आखिर? बताइए, जब हम हाथ से छू देते हैं जल जाते हैं, और तब ये रक्षा कौन करता है? तो यहां से इसकी रक्षा हमारा भाई श्लेष्मा करता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूकल बोलते हैं। इस HCl से हमारे जो है यहाँ की रक्षा करता है, मीन्स यही जो अंतःस्रावी है यहाँ से जो है हमारा श्लेष्मा क्या करता है? HCl से रक्षा करता है। अब यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा, जो हमारा पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है ये प्रोटीन को पचाता है, ये तो पता है, लेकिन ये कार्य कब करता है? ये भैया अम्लीय वातावरण में काम करता है। इसकी भी शर्त है कि अम्लीय वातावरण में ही हम काम करेंगे। कहां पे करेंगे? अम्लीय वातावरण में। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? कोई डाउट हो एक बार रिवीजन कर देते हैं। पहले हम सेकंड में क्या देखे? ग्रास नली देखे। तो भोजन को मुख से अमाशय तक ले जाने का कार्य कौन करता है? ग्रास नली करती है, ठीक है। अब यहाँ अमाशय में तो हम पहुंच गए। अब अमाशय में क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि पाई जाती है। और जठर ग्रंथि में क्या होता है? जठर रस का स्रावण होता है। वो 3 तरीकों से होता है, एक पेप्सिन, एक HCl, एक श्लेष्मा होता है। अब पेप्सिन में पाया जाता है एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है, लेकिन प्रोटीन को जो पचाता है तो उसमें एक शर्त होती है कि हम अम्लीय वातावरण में ही काम करेंगे। HCl के पास आए तो ये बहुत ही हाथ से छू दो जल जाता है, तो इसकी रक्षा कौन करता है? तो इसकी रक्षा हमारा न्यूकल करता है, मींस श्लेष्मा करता है। तो ये समझ में आ गया। हमने कितने 3 पार्टों को पढ़ डाला। किसको पढ़ डाला? मुख को पढ़ा, ग्रास नली को पढ़ा, अमाशय को पढ़ा। अब हम 4th पार्ट पढ़ते हैं, छोटी आंत। तो इसको करते हैं रफ और बढ़ते हैं आगे। तो भाई चलिए अब हम बढ़ते हैं छोटी आंत पे, जो कि चौथा पार्ट है हमारा। तो छोटी आंत को देख लेते हैं। तो सिर्फ छोटी आंत ही नहीं देखना है, इनके बहुत लंबी फैमिली है, थोड़ा इनके बारे में भी हमको जानना, एक्सप्लेन करना, क्योंकि जब हमारा डायग्राम आ जाएगा तो उसमें तभी तो हम उसको फिल कर पाएंगे। तो छोटी आंत हमारी जो हो गई भाई, ठीक है।
इसको हम क्षुद्रांत भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्षुद्रांत आ जाएगा तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्षुद्रांत क्या है, ये छोटी आंत ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो है भोजन 3 जगह जाता है, छोटी आंत में पहुंचता है, लेकिन छोटी आंत में भी 3 जगह जाता है। पहला जाता है ड्यूडीनम में, उसके बाद जाता है जीजुनम में, उसके बाद जाता है इलियम में, ठीक है। अब ये सारे तीनों में गया तो ड्यूडीनम हमारा 2 तरह से खुद ही जाता है, 2 तरह में रहता है, एक हमारा यकृत हो गया, एक हो गया अग्न्याशय। तो एक यकृत हो गया। अब यकृत क्या है, हमें इतना पता है कि मानव पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है भैया। और यकृत ये तो है, लेकिन यहाँ पे पित्त का, ठीक है, यहाँ पे पित्त रस का श्रावण होता है। यकृत में क्या होता है, पित्त रस का श्रावण होता है, पित्त रस का श्रावण होता है भाई। कहां पे होता है, हमारा यकृत में होता है, ठीक है। अब इस श्रावण मतलब निकाल देना, पित्तरस को निकाल देता है, ठीक है। अब जब ये निकाल दिया पित्तरस को, तो ये निकालने का काम कौन करता है, ये तो पता है कि पित्तरस में श्रावण होता है, लेकिन करता कौन है, तो ये करता है भाई पित्त लवण करता है। पित्त लवण क्या करता है, पित्त रस को श्रावण कर देता है। अब यहाँ पे जो हमारे वसा की बड़ी गोलिकाएं होती हैं, बड़ी गोलिकाओं को क्या करता है, ये छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देता है। जो हमारा ये पित्त में जब हमारा पित्त का रस श्रावण होता है, श्रावण कौन करता है, पित्त लवण करता है। और यहाँ पे वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में ये क्या करता है, बदल देता है। और इसी छोटी गोलिकाओं को कहते हैं हम इसी छोटी कोलिकाओं को हम कहते हैं एमएलसी-कृत वसा कहते हैं, एमएलसी-कृत वसा कहते हैं भैया। ये समझ में आया कि नहीं आया। यकृत क्या है, हमारे मानव पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ पे पित्त रस का श्रावण होता है। श्रावण कौन करता है, पित्त लवण करता है, जो कि वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देता है। और छोटी छोटी गोलिकाओं को हम एमएलसी-कृत कहते हैं। अब भाई जब इसको श्रावण इसको निकाल दे रहा है, इसको कह रहा है जाओ यहाँ से, तो कहाँ ये इकट्ठा कहाँ हो रहा है पित्त रस, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि जब पित्त को भगा दिया गया तो इनकी मम्मी आई पित्ताशय के पास, ये चला जाता है, पित्ताशय के पास ये क्या करता है, इकट्ठा हो जाता है। एंड ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट है हमारा अग्न्याशय है। अमाशय और अग्न्याशय में बहुत अंतर है। हमारा अमाशय जो रहेगा वो हमारा स्टमक हो जाएगा, और अग्न्याशय हमारा यहाँ पे ड्यूडेनम का दूसरा पार्ट है। तो अग्न्याशय में क्या होता है, एक अंतरस्रावी ग्रंथि होती है, एक बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है, एक हार्मोन पाया जाता है। भोजन यहाँ पे जाता है तो हार्मोन पाया जाता है, इंसुलिन, ठीक है। यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या पाया जाता है, एक हार्मोन पाया जाता है, और उस हार्मोन का नाम क्या है, इंसुलिन नाम है। और यहाँ पे हमारा बाह्य ग्रंथि में क्या पाई जाती है, 3 प्रकार की एंजाइम पाई जाती है, ठीक है। कौन सी, एक एमाइलेज होता है, एक ट्रिप्सिन होता है, एक लाइपेज होता है। जो हमारा एमाइलेज होता है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट को पचा देता है। कार्बोहाइड्रेट को, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाते हैं, जैसे रोटी मैंने खाया तो यहाँ पे गया, फटाफट से कहाँ गया, छोटी आंत में पहुंचा, तो छोटी आंत के अमाशय में पहुंचा, बाह्य श्लेष्मल ग्रंथि पर पहुंचा, तो एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को धीरे धीरे पचाने लगता है। और जो हमारा ट्रिप्सिन होता है ये हमारे प्रोटीन को पचा देता है। किसको पचा देता है भैया, प्रोटीन को पचा देता है। किसको भैया, प्रोटीन को। अब यहाँ पे हमारा लाइपेज बचा, लाइपेज कहता आ जाओ भाई, फैटी चीज तुमको हम पचा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं वसा बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, एक बार रिवीजन की तरफ चलते हैं। छोटी आंत मैंने देखा, तो छोटी आंत भी 3 जगह में जाएगा। हमारा भोजन कहां जाएगा, ड्यूडेनम जाएगा, जीजुनम में जाएगा, फिर उसके बाद हमारा इलियम में जाएगा। ड्यूडेनम में 2 प्रकार से जाएगा, कौन, एक हमारा यकृत के पास जाएगा, एक हमारा अग्न्याशय के पास जाएगा। यकृत में होता है पित्त रस का श्रावण, और वो कौन करता है, पित्त लवण करता है, जहां पर वो वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देता है, और जिसको हम बोलते हैं एमएलसी-कृत वसा बोलते हैं। उसके बाद अग्न्याशय के 2 पार्ट हो गए, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी हो गए। अंतःस्रावी में हमारा हार्मोन पाया जाता है, जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। एंड बाह्यस्रावी में हमारे 3 प्रकार की एंजाइम्स पाई जाती हैं, जिनका नाम है हमारा एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। एमाइलेज हमारा कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन को, लाइपेज हमारा वसा को पचा देता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया हो तो थम्स अप देते रहिएगा। एक बार यहां पे समझ लेते हैं।
ये मुख से गया, ग्रास नली के द्वारा गया, अमाशय में पहुंचा, अमाशय के बाद ये कहाँ पे भाई, छोटी आंत हमारी दिख रही है, यहाँ छोटी आंत पे हमारा गया। अभी हमारा जाना कहाँ है, छोटी आंत के बाद हमारा डायरेक्ट बड़ी आंत में जाएगा। अब बड़ी आंत से हमारा गुदा द्वार द्वारा ये निकाला जाएगा। तो पहले हम बड़ी आंत को देख लेते हैं। डायग्राम आपका ऐसे ही बनना है, बिल्कुल सिंपल डायग्राम बनाना है आपको, यहाँ पे सारी चीजों को नहीं करना है, वरना अगर थोड़ा सा पॉइंट गलत हुआ तो आपका पूरा 7 नंबर चला जाएगा। ठीक है, इसलिए डायग्राम बिल्कुल इसी तरह से बनाना, बिल्कुल सिंपल है, आपको बस कुछ करना नहीं है डायग्राम बनाने में। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें बनेंगी, तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका बन जाएगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसका चौथा पार्ट तो हमने देख लिया, 5वां 6वां 2 पार्ट बचा है, उसके बाद हमारा ये मानव पाचन तंत्र का होगा। अलविदा करेंगे हम इसको। तो चलिए इसके 5वें पार्ट को देख लेते हैं। तो भाई अब हम 5वें पार्ट पे चलते हैं, बड़ी आंत पे देखते हैं। तो बड़ी आंत में कुछ नहीं होता है, क्या होता है, भोजन जब हमारा जो है छोटी आंत में पहुंचता है, उसके बाद जब वो बड़ी आंत में जाता है तो वहां पे क्या कर लिया जाता है, जल का अवशोषण कर लिया जाता है। जल का क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं भैया, क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे अपशिष्ट वेस्ट पदार्थ रहते हैं वो क्या करते हैं, गुदा द्वार द्वारा निकाल दिए जाते हैं। कहां से, गुदा द्वार द्वारा, गुदा द्वार द्वारा निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया, निकाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे समझना कुछ नहीं है, जैसे ही छोटी आंत से हमारा जो है चेक होके आया, बड़ी आंत में आया भोजन, अब भोजन यहाँ पे जल का क्या होता है, अवशोषण हो जाता है, और अवशोषण होने के बाद ये गुदा द्वार द्वारा जितने भी वेस्ट पदार्थ रहते हैं वो गुदा द्वार द्वारा निकाल दिए जाते हैं। जितने भी वेस्ट पदार्थ होंगे हमारे किसके द्वारा, यहाँ पे देखिए एंड में गुदा द्वार द्वारा निकाल दिए जाते हैं। तो एक भोजन की यात्रा में मैंने सारी चीजों को देख लिया कि ये भाई हमारे जो मानव पाचन तंत्र होता है, जो भोजन हम खाते हैं इसकी कैसी कैसी यात्राएं होती हैं, मैंने समझा। मुख से समझा, ग्रास नली से समझा, अमाशय से समझा, छोटी आंत, बड़ी आंत और से समझा। उसके बाद डायरेक्ट हम पहुंचे लखनऊ, गुदा द्वार से गुदा द्वार पर निकाल दिया। तो मुख से लेकर गुदा द्वार की यात्रा क्या कहलाती है, आहार नाल कहलाती है। तो आई होप आप लोगों को ये मानव पाचन तंत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको समझने के बाद आपको मिलेंगे पूरे 7 नंबर। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहां से उठता है, मैंने जो बताया यही सारी चीजें आपको लिख के आनी है, कहीं भी आपका नंबर नहीं जाएगा, और टाइम भी बिल्कुल बहुत अच्छे से बच जाएगा, बिकॉज ये 5 मिनट का टाइम है। बस आप खटाखट से इधर बना दीजिए, क्योंकि जब आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ रहेगा उसके बाद आप डायग्राम जैसे बनाओगे फटाफट से, थोड़ा बेकार भी हो जाएगा डायग्राम, डोंट वरी, बस नाम अच्छा रहना चाहिए। थोड़ा सा मुंह अगर टेढ़ा होड़ा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा देख लेते हैं, मानव हृदय को, मींस ह्यूमन हार्ट को देख लेते हैं और उसके बारे में अच्छे से समझते हैं। तो भाई इन सबको कर देते हैं रब और बढ़ते हैं मानव हार्ट के बारे में। तो भाई चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मानव हृदय और उसकी संरचना, उसकी परिभाषित अच्छे से करना है हमको। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो उन सब के बारे में अच्छे से हम देख लेते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आपको ये बोर्ड के लिए ही काम आने वाला है। अगर आप किसी भी क्लास में, अगर आपको मानव हृदय समझना है, पाचन तंत्र समझना है, तो यहाँ पे एक एक चीजें एक्सप्लेन अच्छे से की गई है। आप किसी भी बोर्ड के हो, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं लेने का है भाई। अगर बायो के स्टूडेंट हो तो ये आपका काम ही देगा, कहीं पर कोई ये आपको बेकार वेस्ट चीज नहीं है। तो यहाँ पे मानव हृदय को हम समझते हैं। तो मानव हृदय क्या है भाई, हृदय क्या है, जो बिना थके बिना रुके पूरी जिंदगी भर यूं ही रक्त को पंप किया करता है, कभी थकता नहीं है, कभी रुकता नहीं, और अगर रुक गया तो आप भी रुक जाएंगे, वरना ये रुकता नहीं है कभी, एक बार सिर्फ रुकता है, और जब वो रुकता है तो वो सबको रोक देता है। ठीक है, तो मानव हृदय क्या है, मतलब बिना थके बिना रुके अपने कार्य को हमेशा करते रहता है। और क्या करता है उस कार्य में, रक्त को क्या करता है, पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम समझ लेंगे रक्त क्या है। तो यहां पे पहला पॉइंट हमारा निकल के आया, रक्त तथा इसके अवयव, अवयव में जितने भी इनके मतलब इसमें क्या क्या वस्तुएं, क्या क्या सामान है। ठीक है, तो पहले हम रक्त को समझते हैं। रक्त क्या है, रक्त एक प्रकार का ऊतक है। क्या है हमारा, ऊतक है। वो भी कैसा ऊतक है भाई, संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो रक्त क्या है, एक प्रकार का ऊतक है। कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। ठीक है, जिसको हम तरल, जिनको हम तरल ऊतक भी बोल सकते हैं,
क्योंकि ये क्या होता है, एक द्रव ही तो होता है जो हमारा रक्त होता है, जमा तो रहता नहीं। ये क्या होता है, एक तरल पदार्थ भी होता है। तो रक्त क्या है, एक प्रकार का ऊतक है। कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक है, जो कि जो है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक जो है फैलता है और जिसे हमारी बॉडी अच्छे से कार्य करती है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि क्या, जब आप ऐसे बैठ जाते हो अचानक से और जब उठते हो तो आपका पैर ऐसा लगता है बिल्कुल मोटा सा हो गया, आप चल नहीं पाते हो, तो वहां पे रक्त जो है प्रवाहित नहीं हो पाता है। और जब रक्त प्रवाहित नहीं हो पाता है तो आपको झिंझनी टाइप की लग लेती है, तो वहां पे ब्लड नहीं होता। तो ब्लड बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब इसके अवयव को देख लेते हैं। तो 4 प्रकार के हम देखेंगे, 4 प्रकार की। एक तो हमारा क्या है भाई, प्लाज्मा है। एक तो हमारा प्लाज्मा है, मतलब रक्त में क्या क्या पाई जाती है। तो पहला प्लाज्मा है, दूसरा हमारा है आरबीसी, तीसरा है हमारा डब्ल्यूबीसी और चौथा है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स है भाई, ठीक है। अब जो हमारा प्लाज्मा होता है वो लगभग 55% अकेले ही कार्य करता है हमारे ब्लड में, और बाकी जितने हमारे 45 बचे हैं 45% ये सारी चीजें करती है, तीनों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। बाकी 55% कार्य हमारा प्लाज्मा का ही होता है ब्लड में। तो चलिए हम एक एक की डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं कि प्लाज्मा क्या है, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, ठीक है। तो इसको हम रफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो भाई अब हम देखते हैं रक्त के जो अवयव हैं। इसको तो हमने तो जाना, हाँ प्लाज्मा होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, लेकिन अब ये सारी चीजें क्या, इसके डेफिनेशन को भी तो समझना है। देखिए अभी हम एकदम डायरेक्टली उस पे हार्ट पे नहीं आ जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा हम बेस जान लेते हैं, और जब बेस जानेंगे तो एंड भी समझने में मजा आएगा। अब हम बेस ही नहीं जानेंगे, बीच से स्टार्ट कर देंगे तो कैसे समझ आएगा। तो पहले रक्त के बारे में, उसके अवयव के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम उस पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले प्लाज्मा को समझ लेते हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है, जो हमारा रक्त में जो प्लाज्मा की मात्रा होती है वो 90% जल होता है, बाकी जो 10% बचता है वो हमारा प्रोटीन हो गया, लवण हो गया, ऐसी सारी चीजें होती हैं। तो प्लाज्मा यही मैंने लिखा, 90% जल होता है तथा 10% प्रोटीन लवण होता है। अब आरबीसी, आरबीसी का अब आप सोच रहे होंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आरबीसी, आरबीसी रटी है, तो आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल होगा, और डब्ल्यूबीसी मींस क्या होगा भाई, व्हाइट ब्लड सेल होगा, ठीक है, जिसको हम श्वेत रुधिर कणिका बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, लाल रुधिर कणिका बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लाल रुधिर जो कणिका है, ये इसमें क्या होता है, लाल रंग होता है। अब लाल रुधिर से तो आप समझ ही गए होंगे लाल रंग होता है, लेकिन अब भाई इसमें लाल रंग कौन देता है, लाल रंग इसका वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल होता है, लाल रुधिर कणिका होता है, इसमें लाल रंग होता है, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, में से जो है इसका वर्णक हीमोग्लोबिन होता है, और इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, मींस इसमें केंद्रक नहीं होता है। ये तो समझ गए, लेकिन इसका एक जीवन काल होता है कि इतने दिन तक ये जीवित रहेगा। तो इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसका भैया जीवन काल होता है किसका, हमारा आरबीसी का। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक होता है, उसके बाद ये नया आरबीसी बन जाता है, उसके बाद ये समाप्त हो जाता है। क्लियर हो गया, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल मींस श्वेत रुधिर कणिका। तो यहाँ पे ये रंगहीन होता है, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन की मात्रा यहाँ आरबीसी में होती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होती है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है कहते हैं सैनिक कोशिका भी कहा जाता है। इसको डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं, सैनिक रुधिर का सैनिक कोशिका भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, जैसे हमारे सैनिक होते हैं तो वो हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी जैसे रक्षा करते हैं, तो ठीक इसी तरह जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है, ये हमारे अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं ढेर सारे, उनको क्या करता है, ये उनको मार देता है, इसलिए हम बीमार जल्दी नहीं होते हैं। अब वैसे काम करोगे तो बीमार तो होगी ना, बीमारी वाली जब सारी चीजें आप खाओगे चिप्स वगैरह तो इससे बीमार होगे, लेकिन ये जो और बैक्टीरिया आते हैं तो उनको क्या करता है, मारने में मदद करता है। अब इनका जीवन काल 12 से मिनिमम 20 दिन तक होता है। 12 जैसे क्या होता है, 12 दिन में भी 14, 15, 16, 17, लेकिन मिनिमम अगर हमने देखा साइंटिस्ट के द्वारा सर्च किया गया तो 20 से ज्यादा नहीं होता है। इनका जीवन काल 12 से लेकर 20 के अंदर में होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया इनका क्या होता है, जीवन काल होता है। ये तो क्लियर हो गया। अब प्लेटलेट्स को बनाते हैं। आपने देखा होगा
जब आप क्या कहते हैं, ये तो है नहीं आप चोट नहीं खाए होंगे, आप बचपन में जब दौड़ते रहे होंगे, खेलते रहे होंगे, कबड्डी खेलते रहे होंगे, मैच खेलते रहे होंगे, या फिर कोई और भी प्ले आप खेलते रहेंगे, फुटबॉल वॉलीबॉल कुछ भी खेलते, तो आप गिर जाते हैं अचानक से। और जब वो गिर जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके क्या करता है, जब ज्यादा चोट लग जाती है तो खून निकलने लगता है। अब जब खून निकलने लगता है तो वो बहता है, आप देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद खून रुक जाता है, मतलब वहां पे जमने लगता है। आखिर वो जमाने का काम कौन कर रहा है, आखिर वो जम कैसे गया? ये कोई जादू है क्या कि आगे जादू मंत्र मार दिया, लो छू भाई सही हो गया, जम गया, एकदम रुक गया, छू मंत्र मार दिया? नहीं ना। तो वो काम किसका होता है हमारा भैया? वो काम हमारे क्या होता है, प्लेटलेट्स का होता है, जो कि रुधिर का क्या बना देता है, थक्का बना देता है, जिससे हमारे और रुधिर बाहर नहीं निकल पाते। और रुधिर निकल जाएंगे तब तो आप लकड़ी जैसे हो जाओगे, हिलते ढुलते चलोगे, कहीं पर रास्ते में गिर जाओगे और गाड़ी वाला आएगा मार के चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, प्लेटलेट्स क्या करता है, रुधिर का थक्का बनाता है। इतनी चीज क्लियर हो गई कि नहीं होगी? हाँ जी बिल्कुल क्लियर होगी। अब हम मानव हृदय में आते हैं। तो मानव हृदय में भैया 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, जिसमें 2 आलिंद पाए जाते हैं, 2 निलय पाए जाते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबको होती है कि आलिंद निलय ये कुछ समझ नहीं आता, यहां से यहां जाएगा, महाधमनी यहां ले जाएगी, कोशिका यहां ले जाएगी, ये यहां ले जाएगी, और कुछ समझ नहीं आता कैसे बन गया। लेकिन आज हम आपको एक प्लस के निशान से सारी जो है पूरा हार्ट आपको समझा देंगे, पूरा समझा देंगे। अब ये नहीं आप कहियो कि भाई ऐसे कुछ तरह से दिल बना देते हैं, ये सब दिल नहीं है, ये सब कुछ दूसरा ही दिल रहता है। हमारा हार्ट एक मुट्ठी के आकार का होता है, जो कि ऐसे ऐसे जो है ब्लड उसको पंप करता रहता है, ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं प्लस के निशान से बाएं आलिंद दाएं आलिंद सारी चीजों को क्लियर करते हैं। तो हमारे हृदय में क्या पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 आलिंद 2 निलय। इतना क्लियर हो गया? हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया। रक्त क्लियर हो गया। रक्त क्या है हमारा, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, जो कि तरल पदार्थ है। ठीक है, अब इसमें जो अवयव होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, एक प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी का प्लाज्मा क्या क्या काम है भाई, 90% जल होगा, 10% प्रोटीन या फिर लवण होगा। उसके बाद आरबीसी को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, किससे जिस रहा है लाल रुधिर कणिका बोलते हैं। इसको हीमोग्लोबिन लाल कलर देता है, जिसको हम इसका वर्णक भी बोल सकते हैं। और इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। और क्या होता है भैया, इसमें केंद्रक, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। एंड डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, जिसको रुधिर कणिका बोलते हैं, ये रंगहीन होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, बिकॉज इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होती है। और इसको सैनिक कोशिका भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करता है। इसका जीवन काल 12 से 20 दिन तक मिनिमम होता है। उसके बाद हमारे नए सफेद श्वेत रुधिर कणिका बनने लगते हैं। और हमारा जो प्लेटलेट्स है ये यूं ही हमारे जो है ब्लड को थक्का बना देता है, ब्लड आगे नहीं निकलने देता है। हमारे हृदय में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, और 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया हो तो बताइए, अगर यहां तक क्लियर हो गया हो तो दोबारा एक बार थम्स अप दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, आलिंद और निलय को अच्छे से समझते हैं। तो भाई अब हम बढ़ते हैं मेन टॉपिक पे। ठीक है, यहाँ पे मानव हृदय 4 कोष्ठ हो गए, 2 आलिंद हो गए, 2 निलय हो गए हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लस के माध्यम से आपको बताने के लिए बोला था। तो यहाँ पे दाएं साइड हमारा, यहाँ पे दायां आलिंद होगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दायां आलिंद होगा और यहाँ पे बायां आलिंद होगा। ठीक है, आलिंद होगा। और यहाँ पे हमारा दायां निलय होगा और यहाँ पे हमारा बायां निलय होगा। ठीक है, ये चीज आप समझते रहिए। यहाँ पे आपका बायां निलय होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा अशुद्ध रुधिर बहेगा। क्या बहेगा? अशुद्ध रुधिर, बिकॉज यहाँ पे हमारा CO2 की मात्रा है। और यहाँ पे हमारा शुद्ध रुधिर बढ़ेगा, बिकॉज यहाँ पे O2 की मात्रा है। तो इतना समझ में आया? इधर दायां आलिंद, इधर दायां निलय रहेगा। दायां आलिंद और दायां निलय, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। यहाँ पे दायां आलिंद दायां निलय, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, बायां निलय। यहाँ पे बायां आलिंद और यहाँ पे हमारा दायां आलिंद। यहाँ पे दायां आलिंद और दायां निलय। ठीक है, दायां आलिंद और दायां निलय हो गया हमारा। और यहाँ पे बायां आलिंद और यहाँ पे बायां निलय। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने बताया 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, तो एक दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय। तो दायां आलिंद और दायां निलय में हमारे अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होते हैं, बिकॉज यहाँ पे CO2 की मात्रा होती है। और जो बायां आलिंद और बायां निलय होता है, यहाँ पे O2 की मात्रा होगी। इसलिए जो हम फिगर में देखते हैं हार्ट के, तो एक तरफ क्या करता है, थोड़ा सा नीले कलर का होता है और एक तरफ थोड़ा सा रेड कलर के होता है, क्योंकि यहाँ पे CO2 की मात्रा होगी। और जहाँ पे CO2 की मात्रा होगी वहां पे
अपने आप ही जो है हमारा जो रक्त हो जाएगा वो नीला कलर का हो जाएगा और यहाँ पे रेड ही रहेगा। ठीक है, यहाँ समझ में अभी इसको हम अच्छे से समझाते हैं कि कहाँ से हमारा रक्त कैसे सीधे पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम समझेंगे हमारे शरीर में, यहाँ समझिए हमारे शरीर में रुधिर वाहिकाओं में बहता है। ये तो भाई क्लियर है कि हमारा शरीर में रुधिर कहाँ पे बढ़ता है, वाहिनिकाओं में बहता है। तो वाहिनिकाओं मतलब दो तरह से होता है, एक धमनी में एक सिरा में। तो धमनी में क्या होता है, हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। धमनी में क्या होता है, हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह होगा। और हमारा सिरा में क्या होगा, हमेशा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। बस क्या होता है, एक हमारा फुफ्फुस और पल्मोनरी धमनी होता है। फुफ्फुस जिसको हम पल्मोनरी कहते हैं, वो धमनी क्या होती है, यहाँ पे हमारा अशुद्ध रक्त बहता है और यहाँ पे फुफ्फुस और पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। बस इसी का अपोजिट हो जाएगा। अब चलिए हम प्लस के निशान से आपको बताएंगे कि कैसे कहां पे हमारा ब्लड जाता है। तो इसको करते हैं रफ, बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई अब इसके डायग्राम को अच्छे से हम समझते हैं। देखिए हमारे शरीर में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, प्रवाहित है इस समय हमारे शरीर में क्या है, अशुद्ध रुधिर प्रवाहित है। तो यहाँ पे हमारी क्या हो गई, महाधमनी हो गई, क्या हो गई, सॉरी महाशिरा हो गई। हमारी जो महाशिरा है वो अशुद्ध रुधिर को लेकर, अशुद्ध रुधिर को लेकर, महाशिरा क्या कर रही है, अशुद्ध रुधिर को लेकर दाएं आलिंद तक ले जा रही है। ध्यान से समझिएगा, पूरा डायग्राम सिर्फ समझने में आपको 2 मिनट लगेंगे, सिर्फ आप ध्यान से समझिए। क्या हुआ, महाशिरा, हमारे शरीर में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित है, तो महाशिरा कहां ले गई, हमारा अशुद्ध रुधिर में, अशुद्ध रुधिर को दाएं आलिंद में ले गई। अब भाई दाएं आलिंद से हमारा यहीं पे कहां गया, दाएं निलय में गया। ठीक है, अब यहीं से हमारा क्या होता है, रुधिर जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। अब शुद्ध कैसे हो जाता है, क्योंकि ये रुधिर जो होता है ये हमारा फेफड़ों तक जाता है। अब जब भाई फेफड़ों तक गया तो फेफड़े क्या किए, CO2 के फेफड़े थे मजबूत, CO2 को मार भगा दिए और O2 को वहां से मिला दिए। वहां पे हमारा क्या हो गया, रक्त क्या हो गया, शुद्ध हो गया। कहां पे शुद्ध हो गया, फेफड़ों के पास शुद्ध हो गया। तो यहां समझिए, महाशिरा अशुद्ध रुधिर को दाएं आलिंद में ले जाती है और दाएं आलिंद से दाएं निलय में ले जाती है और दाएं निलय से हमारा जब ये फेफड़ों के पास जाता है तो CO2 को अलग कर दिया जाता है, मार भगा दिया जाता है। यहाँ पे हमारा O2 में O2 का प्रवाह हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, आखिर दाएं निलय से, आखिर भैया दाएं निलय से फेफड़ों तक ले कौन जा रहा है, दाएं निलय से फेफड़ों तक कौन ले जा रहा है, तो हमारा जो फुफ्फुस धमनी होता है, जो हमारा फुफ्फुस धमनी होता है वो ब्लड को लेकर जाता है फेफड़ों तक। तो जैसे ही फुफ्फुस धमनी हमारा ब्लड को से फेफड़ों तक ले जाता है तो वहां पे CO2 हमारा अलग हो जाता है। उसके बाद हमारी जो फुफ्फुस सिरा होती है, उसके बाद भैया जो हमारी फुफ्फुस सिरा होती है वो ब्लड को भाई यूं ही लेके जाती, ऐसे ऐसे उसको लेकर जाएगी। कहां पे ले जाएगी, बाएं आलिंद में ले जाएगी ब्लड को। यहां से समझिए, जब ये बाएं आलिंद में कौन ले जा रहा है, ये हमारी फुफ्फुस सिरा ले जा रही है। ठीक है, अब जब यहां से लेकर गई तो बाएं आलिंद से हमारा ब्लड कहां गया, बाएं निलय में गया। अब बाएं निलय में जैसे गया वैसे ही हमारी क्या हुई, महाधमनी, वैसे ही हमारी जो महाधमनी है भैया, महाधमनी ये ब्लड को पूरे शरीर में लेकर जाके पहुंचा देती है, एक एक कोशिका तक पहुंचा देती है। कितना देर लगा आपको समझने में, हार्ट, मनुष्य का हार्ट समझने में आपको कितना देर लगा, बिल्कुल 2 मिनट लगा और आप एक प्लस के निशान से समझ गए कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा मानव हार्ट का, बिल्कुल इसी तरह है, कुछ नहीं है, कुछ करना ही नहीं है आपको, सिर्फ फिगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी आपको लिखने और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले कैसे समझाया, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। देखिए अब बिना हम अच्छे से एकदम आपको समझा देते हैं कि हमारा पहले मैंने हृदय समझा। हृदय में हमारे 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्लस का निशान बनाया, दाया आलिंद लिखा, दाया निलय लिखा, बाया आलिंद लिखा, बाया निलय लिखा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे महाशिरा होती है, हमारे शरीर में अशुद्ध रुधिर प्रवाह है। अब अशुद्ध रुधिर को लेकर हमारा महाशिरा दाएं आलिंद तक ले जा रही। अब दाएं आलिंद से हमारे दाएं निलय तक जा रहा है कि नहीं जा रहा, हाँ जी बिल्कुल जा रहा है। अब दाएं निलय में जैसे गया तो यहाँ पे अब हमारा क्या होता है, ब्लड को शुद्ध करना रहता है। तो ब्लड को शुद्ध करने के लिए हम फेफड़ों के पास जाते हैं। तो फेफड़ों के पास आखिर ले कौन जाता है,
भाई ब्लड को फेफड़ों के पास, अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों के पास शुद्ध करने कौन ले जाता है? तो हमारा वो फुफ्फुस धमनी ले जाती है। कौन? फुफ्फुस धमनी ले जाती है। और जैसे ही फुफ्फुस धमनी हमारा लेकर जाती है तो वहां पे हमारा ब्लड CO2 निकल के O2 प्रवेश कर ले जाता है। और जैसे ही वो प्रवेश कर ले जाता है तो वहीं पे उनकी मुलाकात फुफ्फुस सिरा से होती है। अभी तक फुफ्फुस धमनी से मिली थी, लेकिन उसके बाद इनकी मुलाकात फुफ्फुस सिरा से होती है। तो फुफ्फुस सिरा इनको कहती है चलो भैया तुमको हम लेकर चलते हैं बाएं आलिंद में। तो आके ये पहुंच जाते हैं बाएं आलिंद में। अब भाई बाएं आलिंद में पहुंच गए शुद्ध रुधिर को लेकर, तो बाएं आलिंद कहता है जाओ भाई अंदर देख लो रूम में बायां निलय भी है। तो भाई बाएं निलय तक पहुंच जाती है। अब बायां निलय तक जब पहुंच गई तो बायां आलिंद निलय ने कहा कि जाओ महाधमनी के पास, वो तुम्हें सारे घर का दर्शन करवा देगी। तो वो जाता है भाई, जाती है महाधमनी के पास। जैसे ही वो शुद्ध रुधिर हमारे महाधमनी के पास जाती है वो उनको पकड़ लेती है और सारे पूरे शरीर का दर्शन करवा देती है। एक एक जगह का, सब जगह हमारा ब्लड पहुंच जाता है। समझ में आया कि नहीं आया मानो हार्ट? बिल्कुल सिंपल था, 2 मिनट का काम था, हमने इसको आपको समझा दिया है। और अगर कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो हमारा कमेंट बॉक्स तो जिंदाबाद है। तो चलिए अब हम ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा 2 तैयार हुआ, एक पाचन तंत्र तैयार हो गया, एक मानो हार्ट तैयार हो गया। ठीक है, इसका फिगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिल्कुल बन जाएगा। उसके बाद आपको कैसे कहां जाना है यही फिगर आप अच्छे से ध्यान रखे रहिएगा, आपका चला जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो चलिए अब हम पुष्प की संरचना को देख लेते हैं। ठीक है, ये भी लॉन्ग में हमारा पुष्प की संरचना पूछा जाता है। तो इसको करते हैं रफ और बढ़ते हैं आगे। तो भाई चलिए अब हम पुष्प देख लेते हैं। तो हमारा थर्ड जो क्वेश्चन बनता है वो पुष्प क्या है, पुष्प क्या है और इसकी संरचना हमें अच्छे से समझनी है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो पहले हम समझते हैं पुष्प क्या है। हमने आपको पहले पढ़ा रखा है, लेकिन आज हम पूरा अच्छे से आपको कवर करेंगे, जिससे आपका एक बार रिवीजन हो जाए और उसके बाद पेपर में आए तो आप तोड़ फोड़ दें। बिल्कुल ठीक है। तो पुष्प क्या है? तो भाई जो पुष्प होता है ये हमारा हो गया जड़, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया पत्ती हो गया, और यहाँ पे हमारे फूल हो गए। ठीक है, जो कोई फूल है पत्ती हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक इधर प्रारोह। तो भाई प्रारोह का रूपांतरण ही क्या कहलाता है? प्रारोह का, जैसे प्रारोह में हमारे एक हिसाब से तना समझ लीजिए, तना ही समझ लीजिए आप। पुष्प क्या है? प्रारोह का रूपांतरण ही क्या कहलाता है? हमारा जो है पुष्प कहलाता है। कोई भी पूछे पुष्प किसे कहते हैं तो प्रारोह का रूपांतरण ही पुष्प कहलाता है। अब हमारे पुष्प में जो है हमारा जो पुष्प होता है वो 4 टाइप का, पहले इसको समझते हैं। पुष्प में 4 भाग होते हैं। पुष्प के 4 कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो हमारा सबसे पहला पार्ट, ठीक है, सबसे पहले पार्ट को हम समझते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है भैया हमारा बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, ठीक है। और उसके बाद हमारा सेकंड होता है दल पुंज, फिर से अगला नेक्स्ट होता है हमारा पुमंग, और नेक्स्ट होता है हमारा जायांग। अब भाई बाह्य दल पुंज क्या है, दल पुंज क्या है, पुमंग क्या है? इस पुमंग को हम बोल देंगे नर जननांग, ठीक है, और जयांग को हम बोल देंगे स्त्री केशर, स्त्री केशर बोल देंगे। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बाह्य दल पुंज क्या है इसको पहले हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि बाह्य दल पुंज जो हमारे ये जैसे पुष्प हो गए, ठीक है, तो पुष्प में हमारे जो ये ऐसे पत्ती कुछ लगी होती है, जो हमारी ऐसी कुछ पत्ती लगी होती है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा होगा, बाह्य दल पुंज जैसे हमारी ये पत्ती लगी होती है, ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, हमने तो रेड कर दिया। ये हमारी ग्रीन कलर की जो ऐसे लगी रहती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पत्तियों से ऐसे ऐसे कवर रहता है भाई, जो हमारा पत्तियों से ऐसे ऐसे कवर रहता है, तो उसको ये जो हमारा ये निकलेगा, यहाँ पे जो ये हमारा निकलेगा ये हो जाएगा हमारा बाह्य दल पुंज, शॉर्ट में लिख दे रहे, और ये हो जाएगा हमारा दल पुंज भैया हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया कि बाह्य दल पुंज क्या है और दल पुंज क्या है। अब पुष्पासन यहीं पे जो हमारा ऐसे कुछ बना रहता है ये हमारा क्या होता है? पुष्पासन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हमारा पुमंग क्या होता है, ठीक है। पुमंग और जयांग के बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको
इसको करते हैं रफ और करते हैं एक्सप्लेन। हमने जाना बाह्य दल पुंज को और दल पुंज को, ठीक है। तो हमारा जो बाह्य दल पुंज होगा, जो हमारा ग्रीन कलर से कवर रहता है, तो हमारा क्या होता है, बाह्य दल पुंज। उसके बाद जो हमारी पूरी पंखुड़ियों से कवर रहता है उसको क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। और जो हमारे एक एक ऐसे पंखुड़ी निकली होती, एक एक पंखुड़ी जैसे गुलाब की एक एक पंखुड़ी ऐसे निकली है, उसको हम एक को कहते हैं पेटल बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब यहाँ पे हम पुमंग पे आते हैं, इसके तीसरे पार्ट पुमंग पे, जिसको हम जननांग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर जननांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, नर जननांग बोलते हैं, जननांग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पुमंग है ये हमारा पुंकेसर, पुंकेसर से मिलकर बना है। अब पुंकेसर हमारा दो चीजों से मिलकर बना है, एक पराकोष से, एक पुतांतु से बना है। पराकोष में हमारे पराकड़ आ जाते हैं। अब भाई ये सारी चीजें क्या है, फिगर से समझते हैं। जैसे हमारा आपने फूलों में देखा होगा, इस तरह से जो हमारे निकले होते हैं, इस तरह से, सॉरी, जो हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से जो हमारे फूलों में होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बन नहीं रहा है डायग्राम, यहाँ पे इस तरीके से फूलों में होता नहीं, यहाँ पे छोटे 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 कण होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये है, जो हमारे पुष्प में ऐसे बने होते हैं, इसको बोलते हैं पुतंतु, इसको तंतु भी बोल सकते हैं। और जो हमारे ये ऊपर से कवर रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारे ये जो मैंने ग्रीन कलर से ये कर दिया, जो ऊपर से रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पराकोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसको पराकोष बोलते हैं। और जो इसमें कण मौजूद है, इसको क्या बोलेंगे, पराकड़ बोलते हैं, पराकड़ बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आया कि हमारा पुतंतु क्या है। देखिए यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे रहेगा ये पुतंतु रहेगा। फिर इसके बाद जब हम आगे गए तो यहाँ पे जो कोष की तरह यहाँ पे इसको कवर किए, इसको पराकोष कहते हैं। इसमें जो छोटे छोटे कण है ये पराकड़ कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जननांग की बात करेंगे, जो जिसको हम स्त्री केसर, मादा कहते हैं, ठीक है। तो इसके तीन पार्ट है, एक वर्तिकाग्र है, एक वर्तिका है, एक अंडाशय है, ठीक है। तो इसका फिगर भी हम बना के आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे मैंने क्या बनाया, ये कुछ इस तरीके से इसकी संरचना रहेगी, ठीक है। तो हमारा जो एकदम टॉप पे रहेगा, इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र बोलते हैं। और इसको ठीक है, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। और इसको हम स्टाइल, जिसको हम वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। और ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा अंडाशय, ओवरी। और जो यहां पे होता है इसको हम बोलते हैं बीजांड। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई। जो हमारा जयांग होता है इसको हम स्त्री केसर बोलते हैं। इसमें वर्तिकाग्र पाया जाता है, वर्तिका पाई जाती है, अंडाशय पाया जाता है। और यहाँ पे मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे एक परागण की बात आती है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप खुद से बना लीजिएगा कि जो हमारे क्या कहते हैं, पुष्प के मध्य भाग को वर्तिका कहते हैं, इसके टॉप भाग को वर्तिकाग्र बोलते हैं, यहाँ पे अंडाशय होता है। आपको फिगर में बना के अच्छे से उसको बता देना है, जिसको मैंने क्लियर किया। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको समझ लिया, ठीक है। अब यहीं पे आता है परागण। तो हमारा जो क्या होता है, जैसे यहाँ पे हो गया, तो कोई हमारा जैसे कड़, जो हमारा मैंने बताया पराकड़ होता है, तो पराकड़, जैसे यहाँ पे मैंने कड़ लिया कोई भी, ठीक है, जैसे हमारा पराकड़ हुआ, ठीक है, तो मैंने कड़ लिया। पराकड़ का वर्तिकाग्र तक आना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, ठीक है। पराकड़ का वर्तिकाग्र तक आना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। और उसके बाद जब अंदर जाता है तो यहाँ पे कुछ चीजों को लेकर जाता है। इसके लिए बहुत सहायक चीजें होती है, कई हाथों के द्वारा लोगों के चला जाता है, तो वहीं पे इसको फर्टिलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया पुष्प क्या होता है, जो है क्या कहते हैं, प्ररोह के रूपांतरण को ही पुष्प कहते हैं। पुष्प, हमारे पुष्प के चार भाग होते हैं। पहला हमारा बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग, तीसरा चौथा जयांग। तो हमारा मैंने देखा बाह्य दलपुंज जो ग्रीन कलर से ढका रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज, जो कि रक्षा करता है, हमारे जो है पुष्प की रक्षा करता है। उसके बाद जब हमारी कली खुल गई तो वहां पे जो पूरा एकदम अच्छे से बने हुए रहते हैं, कवर किए रहते हैं, उसको हम बोलते हैं दलपुंज। उसके बाद एक को क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्या आ गया, पुमंग आ गया। पुमंग को हम पुंकेसर, पुंकेसर जो हमारा इस तरह से गया रहता है, ये हमारा क्या होता है, पुंकेसर होता है। और इसके बीच को हम क्या बोलते हैं, पुतंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, पुतंतु बोलते हैं। यहाँ पे आया, ये पराकोष हो गया, इसमें कड़ आ गए, इसको क्या बोलेंगे, पराकड़ बोल गए, ठीक है। अब पराकड़ बोल गए तो यही पराकड़ जब हमारा वर्तिकाग्र तक
लग जाएगा तो उसी को हम परागण कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। मानव पाचन तंत्र, मानव का हृदय और पुष्प की संरचना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में यहां से ही आपका उठेगा। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो हमारे वीडियो को करिएगा लाइक, और अभी तक नहीं किया हो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट से हमारे चैनल को ना कर दीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई न्यू वीडियोस आपके पास अपलोड करना चाहे तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरह की कुछ और सब्जेक्ट की धमाकेदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।